नेक्स्ट है जी, व्हेन विल द ऑसिलेशन स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टिंग फोर्स। उसके दरमियान कहता है फ्रिक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है, डेसिपेशन फोर्स नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी रुकेगी नहीं, क्योंकि कभी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। जब कभी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी तो वो कभी भी रुकेगी नहीं। जैसे हमारी अर्थ है, जैसे हमारा मून है, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है, दोनों रिवॉल्व अलग अलग चीज़ के कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कोई डिसिपेटिंग एनर्जी नहीं है, इसलिए कभी भी रुकेंगे नहीं, इसी स्पीड से मूव करते रहेंगे। अर्थ की यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड, और जो चांद है इसकी है 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये इसी स्पीड से मूव करते जा रहे हैं। द मैकेनिकल वेव आर नॉट जनरेटेड बाय, मैकेनिकल वेव जनरेट करनी है वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है। सबसे पहले ये आपके जहन में आना चाहिए। तो किससे जनरेट नहीं होती? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगी। कॉइल ऑफ स्प्रिंग की बात करता हूँ, जो स्प्रिंग कॉइल है ये अपने अंदर से ट्रांसवर्स वेव भी पैदा कर सकती है, ठीक है, और ये अपने अंदर से लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा कर सकती है। रॉप की बात है तो रॉप जो है ये भी अपने अंदर से ट्रांसवर्स वेव भी पैदा कर सकती है, और जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा कर सकती है। वाटर की बात करें तो ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव पैदा कर सकती है। उसने कहा था मैकेनिकल वेव आर नॉट जनरेटेड बाय, जिससे नहीं पैदा हो रही, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं पैदा हो रही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, रिड्यूसिंग मास m ऑफ सस्पेंडिंग बॉडी टू 1/4 विल चेंज। मास उसका जो है ना उसको चेंज कर दिया है 1/4, यानी 4 से डिवाइड। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर 1000 ग्राम का था तो अब वो 250 ग्राम्स का रह गया, यानी उसको हमने डिवाइड कर दिया 400 में। उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई k/m। आप तुक्के नहीं लगाएं, बच्चे समझेंगे यहाँ पर कि भाई जो है वो 4 गुना अगर कम हो रहा है मैथ तो 4 गुना उसकी फ्रीक्वेंसी क्वाड्रपल पोल्स। नहीं, ऐसे नहीं है, आपने गौर से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो मैं रिलेशन देख रहा हूँ वो मैथ्स के साथ जो है वो अंडर रूट के साथ है। तो अगर हम वैल्यू कर दें इसकी 1/m की जगह पे m/4 पुट करें, तो m/4 को मैं अगर अंडर रूट से बाहर निकालूं तो ये m आ जाएगा, और 4 अंडर रूट टूट के ओवर में 2 आ गया। ये ओवर का ओवर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2/m अंडर रूट इज इक्वल टू f। तो आप देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से डबल हो रही है, क्योंकि 2 का फैक्टर आ रहा है, तो ये आ जाएगा डबल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं क्या काम करती है। आपने इसमें जो एग्जांपल डिस्कस की होंगी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद तो आपने जो एग्जांपल डिस्कस की है इसके अंदर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एक बीकर है, उसके अंदर गैस फिल की गई है, ठीक है, यहाँ तक गैस फिल की है और हमने इसको टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड की है, तो उससे इसका जो ढक्कन है, जो लिड है, वो यहाँ से उठ के एक नई पोजीशन पर चला जाता है, जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ। यहाँ अपने एक्सरसाइज में 2 से 3 सवाल भी पढ़े होंगे आपने, इससे रिलेटेड ही पढ़े हैं जी। आप बताएं जिसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क डन में चेंज होती है, या वो बताएं जिसमें वर्क डन जो है वो कन्वर्ट करता है अपनी सारी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में। तो आपको इससे आइडिया हो रहा होगा कि एनर्जी वर्क डन, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन हीट और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये है। बाकी आप देखेंगे तो आप थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये एमसीक्यू किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्म का मतलब ये है कि उसमें टेम्परेचर का जो चेंज है वो नहीं आ रहा, यानी आपने उस ऑब्जेक्ट के लिए टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा। अगर आप बॉयल्स लॉ पढ़ें तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा प्रेशर का जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, तो वो इन्वर्सली होता है, और ये कंडीशन है जब टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट रखा जाए, और जो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। और ये जो प्रेशर वॉल्यूम है ये वर्क डन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो वर्क चेंज नहीं करेगा उसका, तो ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा बी कांस्टेंट है। तो नॉट कांस्टेंट 0 नहीं, ये कांस्टेंट है, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और वर्क डन भी इससे पता चल रहा है, तो वहां से हमें ये आइडिया हुआ है। नेक्स्ट है जी, अ कैपेसिटर इज चार्ज विद द बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया बैटरी के साथ लगा के, ये बैटरी लगी हुई है, इसके साथ हमने एक कैपेसिटर अटैच कर दिया है, कहता है हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली टर्मिनल चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी फ्रॉम अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फर्स्ट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर के साथ जो कि चार्ज हो चुका था उसके साथ अब हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया है,
पहले ये कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट थी। कहता है कि बताएं जी देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब जारी सी बात है, ये जो कैपेसिटर है ये अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा, ये ट्रेवल करेगा, मूव करके चार्जेस इधर पहुंचाएगा और ये मूव करके इधर पहुंचाएगा, तो ये प्लेट भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन दोनों पे जो एनर्जी है वो किस तरह से हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, हमने ये बताना है। अब अगर हम देखें इसका फार्मूला एनर्जी का और जो हमने पढ़ा हुआ है, तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 C और V का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब ये क्योंकि हमें एनर्जी का और चार्ज का Q का हमने रिलेशन फाइंड करना है, तो हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू या Q इज इक्वल टू C और V होता है। आप यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं V के लिहाज से, V की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/2 C और जो V की वैल्यू वो हो जाएगी Q ओवर C और इसका स्क्वायर। अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 C आ जाएगा Q का स्क्वायर ओवर C का स्क्वायर, यानी ये खत्म हो जाएगा तो ये एक C बच जाएगा, तो ये 1/2 Q C आ जाएगा, Q स्क्वायर ओवर 2C आ जाएगा। चार्ज का जो एनर्जी के साथ रिलेशन है ना वो डायरेक्टली है, और सिर्फ डायरेक्टली नहीं है बल्कि उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। अब चूंकि ये सर्किट जो है वो चल रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में चार्ज दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे अब जो चार्ज है ना दोनों पे हाफ हाफ हो गया, चार्ज बन गया Q/2। एनर्जी का जो चार्ज के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली है लेकिन स्क्वायर के साथ है, तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू Q/2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा Q स्क्वायर ओवर 4, यानी एनर्जी जो है वो पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4 टाइम एनर्जी कम हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट है जी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के दरमियान क्या होगा। एनर्जी उसने हमें दे दी है जो कि 600 जूल है, ठीक है, और जो चार्ज बताया उसने Q इज इक्वल टू वो 2 जो है वो कूलम है, और इसके साथ उसने हमें पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द W ओवर Q, ये बन जाएगा 600 W है और 2 कूलम चार्ज है, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इनमें से गॉस लॉ कौन सा जो है वो क्वांटिटी या रिलेशन नहीं फाइंड कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने फ्लक्स का फार्मूला देखा हुआ है जो कि E.A होता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, या उसके अलावा वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमने देखा हुआ है फ्लक्स इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसे चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। परमिटिविटी के बारे में गॉस लॉ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पर बहुत अहम बात जो कि बच्चों को बतानी है, वो बच्चे इंटेंसिटी में और डेंसिटी में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं गॉस लॉ कैसे डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर ये जो E और A है ये दोनों फ्लक्स के इक्वल, अगर दोनों को इक्वल कर दें तो ये बनेगा EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो A है ये इधर आगे डिवाइड हो जाए, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाए तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट डॉट E इज इक्वल टू द Q ओवर A। तो चार्ज ओवर एरिया, किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड कर दे एरिया के साथ या वॉल्यूम के साथ तो वो हमें डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में डेंसिटी ही बता रहा है और ये हमने निकाला सारा गॉस लॉ से है। अब फर्क क्या है, यानी डेंसिटी के बारे में भी गॉस लॉ इंफॉर्मेशन देता है और इंटेंसिटी के बारे में भी देता है। अब जो जिस चीज के बारे में नहीं बताता परमिटिविटी है, लेकिन इंटेंसिटी और डेंसिटी में फर्क क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे वो उर्दू में अगर हम इसको कहें तो हम इसको कहते हैं शिद्दत, इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है उसका कसाफत होना, यानी वो कितनी जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा गाढ़ा और कितना ज्यादा वो जो है वो थिन है, ठीक है, लतीफ है, वैसे लतीफ कहते हैं पतले को। तो बहरहाल हम यहाँ पे इंटेंसिटी और अगर इस टर्म में देखें तो इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी फील्ड लाइन जो है वो किसी दूसरे चार्ज को पुश या पुल कर रही हैं। आप एक किस्म कह लें ये किस्म की फोर्स लगा है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, ठीक है। और डेंसिटी का मतलब ये कि कितनी फील्ड लाइन जो है वो उसके ऊपर फॉल कर रही हैं, पड़ रही हैं। तो डेंसिटी में और इंटेंसिटी में फर्क है। जैसे अभी भी लगेगा सर देखें अगर ज्यादा लाइंस फॉल करेंगे तो फिर ज्यादा फोर्स लगाएगा, बिल्कुल एक बात ठीक है, लेकिन डेंसिटी में इंटेंसिटी में फर्क है। इसको आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब रोशन हो रहा है तो अपने अंदर से जो है वो रेज बाहर निकाल रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेज बाहर निकल रहे हैं और ये रेज पड़ रही हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉक्स के ऊपर ये रेज पड़ रही है, ठीक है।
अब ये रेज बॉक्स के ऊपर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं इनके दरमियान में कुछ शीशा रख दूं, शीशा वो वाला ग्लास रख दूं, ग्लास की बात कर रहा हूं, मैं ग्लास रख देता हूं, तो क्या होगा? क्या अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पड़ेंगी इसके ऊपर? नहीं, अब तो उतनी ही पड़ेंगी अब भी। लेकिन अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी उतनी की उतनी है, ठीक है, डेंसिटी फिक्स है। पहले फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लाइन इसमें से गुजरनी है तो शीशा रखने पर भी 4 लाइन गुजर रही है, लेकिन इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस इस शीशे ने उन फील्ड लाइंस की पावर को, उनके पुश पुल को कम कर दिया। अब वो ये इस तरह से बॉक्स के ऊपर एनर्जी फॉल नहीं करवा पाएंगे। तो ये फर्क होता है एक्चुअली में इंटेंसिटी में और डेंसिटी में, आगे याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक ओबेज इनवर्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओबेज इनवर्स लॉ, यस करता है जी। और अगर ग्रेविटेशनल की बात करें तो ये नहीं करता, ये भी करता है। ग्रेविटेशनल बी इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर आर स्क्वायर आता है, तो ये दोनों जो है ये रूल्स को फॉलो करते हैं इनवर्स को, इसलिए ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वो कहता है बोथ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक आर रिपल्सिव इन नेचर। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो ग्रेविटी की फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकती। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्ट भी कर सकती है और ये रिपेल भी कर सकती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इस चीज का अंदाजा आपको लगता है उसके अंदर यूज होने वाले कॉन्स्टेंट से। तो एफ जी के अंदर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो कैपिटल जी है, जिसकी वैल्यू 6.673 क्रॉस 10 की पावर -19 है। और एफ ई में यूज होने वाले कांस्टेंट की वैल्यू है के है, जो कि 9 क्रॉस 10 की पावर 9 है। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी वैल्यू, तो ये बहुत ज्यादा लार्ज होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है, वीकर है, ये बात तो ठीक है कि ये वाकई वीकर है। बोथ ओबेज डोंट ओबे द स्क्वायर, बोथ ये वे करते हैं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका, कि दोनों में से एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है जी कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन, के किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम, यस नेचर ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, यस सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अभी जिस तरह लास्ट हमने ये बात की थी, जो मैग्नीट्यूड है इसका यूनिट के साथ ना इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर यूनिट बड़ा हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने बात किया था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम के इक्वल है। तो इस तरह से अगर यूनिट चेंज कर दें, अगर यूनिट हम रखते हैं के, जिसका यूनिट होता है एसआई में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर हम ये यूनिट रखें तो के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट है, इसको बोलेंगे एसआई यूनिट या एमकेएस। लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस यूनिट में जो के का यूनिट होगा वो बन जाता है डाइन, ठीक है, 1 डाइन, और साथ मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओवर कूलम की जगह पर आ जाएगा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन, शायद आपने सुना होगा फ्रैंकलिन, ये भी इसका यूनिट है। और इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं, स्टैट कूलम। जैसे मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया अभी पिछला करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें मैंने बात की थी जो एम्पेयर है करंट का यूनिट है, ये स्टैट एम्पेयर भी होता है, ठीक है। तो 1 एम्पेयर जो है वो तकरीबन 3 क्रॉस 10 की पावर 9 स्टैट एम्पेयर, क्योंकि यूनिट छोटा हो गया ना, तो जब यूनिट छोटा हो जाएगा तो फिर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी, फिर 1 एम्पेयर के इक्वल हो रहा है। इस तरह से स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन या, और इस तरह से 1 ESU जो है वो 3 क्रॉस 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के इक्वल होता है। ये भी स्केल वही सेम स्केल यहाँ पे आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे बात करें तो ये के की वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ECU का स्क्वायर है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होता है, नेगेटिव भी उतना ही होता है। तो नहीं, ये नेचर और मीडियम और दोनों ऐसे यूनिट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो ट्रू, इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट MCQ को अगर हम देखें, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हम कह लें कि नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को रखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक पुश फोर्स लगेगी और ये मूव करके इधर को जाएगा, तो ये अपना डिस्टेंस भी चेंज करेगा, ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू फील्ड विच क्वांटिटी हैज अ कांस्टेंट या कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नॉन जीरो ना आ रहा हो। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन जीरो है डिस्प्लेसमेंट इसका, नॉन जीरो, क्योंकि हर लम्हे जो है वो वैल्यू बढ़ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वेलोसिटी की बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है, वो भी नॉन जीरो है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर ये वेलोसिटी नॉन जीरो है तो फिर उसका एक्सेलरेशन जी वो भी नॉन जीरो होगा। अब है तो नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कांस्टेंट नॉन जीरो बताना है, यानी वैल्यू कांस्टेंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। और जैसे जैसे ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब जाता जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती जाएगी, और जैसे जैसे अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाएगी इसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी, हर सेकंड के बाद ये ज्यादा तेजी के साथ डिस्टेंस कवर करेगा, तो वेलोसिटी भी फिर इसकी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन इसका जो है वो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो इफेक्ट रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। वी आई अगर 5 है तो अगर अगली जो V2 है वो 10 हो जाएगी, V3 जो है वो 15 हो जाएगी, तो ये जो है वो रहेगा भी नॉन जीरो और साथ ये कांस्टेंट भी होगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फिर ए बनेगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है जी, वो कहता है ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज अ चार्ज Q, स्टोर्ड एनर्जी W, एनर्जी स्टोर करता है। इफ द चार्ज इंक्रीज बाय 2Q द स्टोर्ड एनर्जी। अभी हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में देखा कि एनर्जी का जो चार्ज के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली है, और वो भी स्क्वायर के साथ, यानी अगर ये एनर्जी चार्ज को 2 टाइम्स हम बढ़ा देते हैं तो एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली फिर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो फिर आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 4 वर्क डन, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगला एमसीक्यू है, हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच की बात करें कि सपोज करो ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का वैसे सही सिंबल फिजिक्स के अंदर ये बल्ब का सिंबल जिसे हम एलईडी बोलते हैं, इसके साथ जो है वो हमने एक स्विच लगा दिया और इसके साथ हमने जो है वो एक बैटरी अटैच की है, ये हमने एक बना दिया सर्किट डायग्राम। ये स्विच जो है क्लोज है, इन दोनों को जोड़ दिया। स्विच क्लोज का मतलब यहाँ पर अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बात कर रहा है सर्किट के ऑन होने की। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमने वो फाइंड करना है। अब आपको इस बात का पता चाहिए कि अगर तो ये आइडियल सर्किट है तो उस वजह से इसका जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इसकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो होगी और करंट यहाँ से इसने मैक्सिमम पास करवाना है, तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का वोल्टेज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, बल्कि सारे के सारे वोल्टेज आ रहे हैं इसके अंदर, इस तार के अंदर। और वैसे भी आपको पता है स्विच जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो थोड़ी सी जगह पर या थोड़े से हिस्से में जो कोई वोल्टेज इतना ज्यादा यूज जो है उसका ड्रॉप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाए। नेक्स्ट है जी, ये 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज। 3 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है सीरीज में विद एमीटर, एमीटर के साथ। ये सपोज करो हम एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है, ये एमीटर है, एमीटर, और ये लगी हुई है 3 वोल्ट की बैटरी। फिर कहते हैं जी 2 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग। यहां पे बच्चों के लिए एक ट्रैप है, शॉर्ट सर्किटिंग। आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग वो समझ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। वो कहना ये चाह रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस है इस एमीटर की, ठीक है, सादा सी बात है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन एमीटर, तो एमीटर पे रीडिंग क्या होंगी हमने ये बताना है। ये हमने सर्किट मुकम्मल कर दिया। ये 2 ओम लगा हुआ है जी। अब सारी सी बात है 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी तो वो कुछ ना कुछ करंट तो खाएगी। 3 के 3 वोल्ट तो यहाँ पे जो है वो नहीं पहुंचाएगा, तो 3 वोल्ट आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा ये ज्यादा वोल्टेज भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है भी एमीटर जो है वो जब करंट दोबारा या इधर हम मेजर करें करंट को जो है वो 3 ही शो कर देगा, नहीं, बढ़ा भी नहीं सकता। 3 से तो कम आंसर है, तो ये 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। क्या होगा फिर वो देख लेते हैं। फार्मूला होता है वोल्टेज का, ओम लॉ लगाएं, V इक्वल टू आई आर, तो V ओवर R इज इक्वल टू द आई। 3 वोल्ट दे रहा है और 2 ओम की रेजिस्टेंस लग गई है बीच में, तो करंट जो है वो तकरीबन 1.5 एम्पेयर करंट जो है वो एमीटर यहाँ पर शो करेगा आफ्टर जो भी उस तार की रेजिस्टेंस है उसका यूज होने के बाद। नेक्स्ट एमसीक्यू, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो एरिया पे डिपेंड करता है तो ये नहीं हो सकता, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है ये भी नहीं हो सकता, तो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट हमारा डी ऑप्शन है। बहुत आसान एमसीक्यू है, मैथ्स इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बात पे गौर करनी है, नॉट करेक्ट यानी हमने पहले ट्रू सारी ढूंढ लेनी है। तो किरचॉफ्स रूल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो पहला रूल है ये उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल, बिल्कुल ये उसकी एप्लीकेशन है। किरचॉफ रूल के बाद ही व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। किरचॉफ रूल्स आर मोर सुटेबल इन एसी सर्किट्स।
ये बात यहाँ पे गलत है। किरचॉफ्स रूल जो हैं वो एसी को सॉल्व नहीं कर सकते, एसी करंट को, जो उनकी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको सॉल्व करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते हैं डीसी सर्किट्स को। तो फिर ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका ठीक है, क्योंकि ये सेकंड उसके जो रूल है उसकी बात हो रही है किरचॉफ के। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डज द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तीन चीजें आप बात समझ लें। यहाँ पर पॉजिटिव अल्फा होता है, एक नेगेटिव अल्फा होता है, और एक अल्फा जो है वो तकरीबन नियरली इक्वल टू जीरो होता है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब है कि अल्फा ग्रेटर देन है जीरो से, और नेगेटिव अल्फा का मतलब है कि अल्फा लेस देन है जीरो से, और बाकी मैंने लिख दिया है कि अल्फा इक्वल टू जीरो। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर तो हम रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर उसकी इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज किया, तो उसकी रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये अल्फा प्लस की बात हो रही है। और इसमें कौन से मटेरियल्स आते हैं, इसमें मटेरियल्स आते हैं सारी की सारी मेटल्स आ जाती हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम अगली बात करते हैं, अल्फा लेस देन जीरो, यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उस पर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें हम किन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं, वही सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इसमें आ जाते हैं। मेटल्स में कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह, गोल्ड वगैरह आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तीसरे केस की, जो कि यहाँ पर है अल्फा इक्वल टू जीरो, तो ये इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें या आप टेम्परेचर इंक्रीज ना करें, रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। एक उसकी वैल्यू है वो उससे चेंज नहीं होता। तो इसमें जैसे कांस्टेंटन आ जाता है, ठीक है, या मैग्नीशियम वायर आ जाती है इसके अंदर, मैग्नीशियम वायर। तो ये दोनों वायर जो है ये अल्फा इनका जीरो होता है। तो अब हमने देखना है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, रेजिस्टेंस डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये अल्फा नेगेटिव की बात हो रही है, तो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट अल्फा, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है कि दोनों चीजें चेंज करता है, मैग्नीट्यूड भी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर हम बनाएं, ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ चार्ज है और ये एक नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्ज है, इसमें जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो ना कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर पुट करूं, पॉजिटिव चार्ज को चलो इधर से मैं करता हूं, तो ये इधर से मूव करके इधर को जाएगा, यानी इसका जो पाथ है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू बार बार बढ़ रही होगी जब वो जैसे से वो पॉजिटिव के पास नेगेटिव के पास जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वो सीधा नहीं जा रहा, अपने आप को बेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये आपने बात पल्ले बांध लेनी है। ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। विच सरफेस हैज अ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, ईच हैज एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कहते हैं इनमें से किस सरफेस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगी, हमने वो बतानी है। फ्लक्स मैग्नेटिक ज्यादा होगा, फ्लक्स का फार्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है। इसमें कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है कि उसने ज्योमेट्री की बात की है, शेप की बात की है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वहां पर भी ई डॉट ए आता है। यहाँ पर ये ज्यादा डिस्कशन चलती है क्योंकि दोनों चैप्टर तकरीबन एक जैसे हैं, बस फर्क मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी है जो हमने पढ़ा हुआ, क्यू एप्सिलॉन आर। इसमें किसी भी जगह पर शेप की बात हुई हो तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। आपने गॉस लॉ की जो है वो वहां पे 3 एप्लीकेशन पढ़ी है, ठीक है, वो तीनों की एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट शेप को जो है वो गॉसेस या गॉसियन स्फीयर को जो है वहां पर लेट किए। आपको इस बात का आइडिया है, किसी जगह पर हमने जो है वो सिलेंडर लिया है, किसी जगह पर हमने वहां पर एक रेक्टेंगल जो है वो एक बॉक्स लिया है, तो हमने हर जगह पर अपनी मर्जी की शेप ली, इसका मतलब वो डिपेंड ही नहीं करती। तो इसलिए ये फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बताना है। पहला है जी एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, एक ही पोल हो, नॉर्थ पोल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन पहले वाला ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद अगली बात देखें, तो अगली बात वो कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है अपने इर्द गिर्द तो वो फील्ड लाइंस तो निकालेगा अपने बाहर, लेकिन वो जो फील्ड लाइन बाहर निकाल रहा है उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करें अगर स्टैटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे हम ले लेते हैं कॉपर, तो जब वो है ही नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। तो करंट लूप इसका आंसर है, किसमें से करंट गुजर रहा है, अगर ये एक लूप चल रही है तो इसको हमने किसी सोर्स के साथ लगाया हुआ है, कोई एसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, जिस तरह से भी है, तो जब इसके इर्द गिर्द करंट गुजरेगा तो यहाँ से फिर इसके इर्द गिर्द जो है वो, अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो फिर यहाँ से इस तरह से करंट मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगी, तो ये एक सोर्स बन सकता है। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है जी एन 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, उसने लेंथ बता दी है 1 मीटर की है, मूविंग विद स्पीड ऑफ, उसने स्पीड बता दिया जी 20 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी की वैल्यू बता दी उसने जो कि 0.6 टेस्ला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। आपको समझ आ गई कौन सा फार्मूला, E इज इक्वल टू वी बी एल। एक फार्मूला ये भी है ईएमएफ का, एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, नहीं लगेगा, आपको समझ आ गई क्यों नहीं लगेगा। एक ये भी है आई एल, बस यही एक फार्मूला है, ये फार्मूला है ईएमएफ का है, हमने यहाँ पे लिख लिया वी बी एल है, वो बाकी फोर्स का फार्मूला लिखने लगा था मैं। तो ईएमएफ की जगह वैल्यू पुट करी, ईएमएफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ पे उसने बता दी 20 है, बी उसने बता दिया 0.6 जिसको हम 6/10 कह सकते हैं, और उसके बाद जो एल की वैल्यू वो है 1 है, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो 12 वोल्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी द यूनिट ऑफ द डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का हमने यूनिट लेना है, तो आपको समझ आ गया होगा ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, पहले वाला फार्मूला। तो जो एन है इसको इग्नोर करो, तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी जो ईएमएफ का यूनिट है वही इसका, तो ईएमएफ का यूनिट तो वोल्ट है, तो हम वोल्ट से निकाल लेते हैं, हमारा यूनिट तैयार हो जाएगा। तो इसका यूनिट कैसे बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर डेल्टा फाई की बात करें, डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के, और हम बी की बात करें तो बी इज इक्वल टू निकलता है एफ ओवर आई एल से। अगर आपको सारी बातें याद आनी चाहिए, अगर डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट पुट कर दें, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, अम्पेयर का और मीटर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा न्यूटन पर अम्पेयर मीटर, और साथ आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन पर अम्पेयर और साथ आ जाएगा मीटर। साथ टाइम भी डिवाइड हो रहा है, इस सारे के साथ अगर हम टाइम डिवाइड कर दे, इधर भी टाइम डिवाइड कर दे, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाके हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर अम्पेयर सेकंड। न्यूटन मीटर पर अम्पेयर पर सेकंड को यूनिट है जी ऐसा, न्यूटन मीटर पर अम्पेयर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पर। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इज अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चल रही है, तो वो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है। लेंजेस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि जो सोर्स है वो हमेशा सिस्टम को, या सिस्टम हमेशा सोर्स को रिपेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम बात कर लें, ये कॉइल है, ये इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस कॉइल में, ये वाला, ये सिस्टम है, इसको सिस्टम कह लें, और अगर एक मैग्नेट है उसको लेके आते हैं, तो ये जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट करेगा तो उसकी वजह से ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल को बन जाएगा, ये दोनों नॉर्थ और ये वाला नॉर्थ एक दूसरे को करेंगे रिपेल, तो जब दोनों रिपेल करेंगे तो ये लेंजेस लॉ आ गया कि सोर्स जो है वो अपनी कॉज को जो है वो रिपेल कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, कॉपर हुप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन। अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएं, ये सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन है, ये है वेस्ट, और ये है साउथ, और ये है नॉर्थ, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास। वो कहता है कि जो हमने कॉपर हुप रखी हुई है, सर्कल रखा हुआ है, ये वर्टिकल रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट में, यानी ये ऐसे पड़ा हुआ है, ईस्ट वेस्ट में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉपर हुप ऐसे पड़ी हुई है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल में ये ईस्ट है, ये नीचे वेस्ट है, तो ये ऐसे पड़ा हुआ है ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। फिर कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है इसमें से वो नॉर्थ से साउथ में ऐसे गुजर रही है, इसमें से गुजर रही है। वो कहता है जी द लार्जेस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द लूप या हुक इज, कैसे रोटेट करे ये, तो जो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है मैक्सिमम, देखिए अगर तो विदाउट रोटेशन करें तो फिर तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, रोटेशन तो आनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फील्ड लाइन भी जो है उसमें अंदर चेंज नहीं होंगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा।
लार्जेस्ट पैदा करना है तो ये ऐसे है और ये ऐसे ही घूम जाए, अपनी जगह पर ही रोटेट करे। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अपनी ही जगह पे जब रोटेट करेगा तो अब इसमें मैक्सिमम लाइन गुजर रही है, अब कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जैसे ही इस तरह से आएगा फिर इसमें से मैक्सिमम लाइन गुजर रही है, तो इस तरह से ही रोटेट करने से जो है वो अपने जो है वो इसकी मैक्सिमम लाइन अपने अंदर पैदा करवाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि ये नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है। ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ वैसे चल रहा है, या साउथ से नॉर्थ की तरफ वैसे चल रहा है, जिस तरह से भी चले। तो ये ईस्ट जो है वो वेस्ट एक्सिस में आना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ एक्सिस में इसको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा ए। नॉर्थ और साउथ में रोटेट नहीं करेगा, वो रोटेट करेगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी 5 गुजरे, अब भी शायद 5 गुजरे, या 1-2 का फर्क आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बनेगा ए, इसको इस तरह से मूव करना चाहिए। इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो डैश कनेक्शन, बहुत अहम एमसीक्यूज है ये, और ये इजी भी है। कहते हैं इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो डैश कनेक्शन, क्या कनेक्शन नहीं है? दोनों जो कॉइल्स हैं वो आपस में, अगर फॉर एग्जांपल ये कि ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें वैसे तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है, मैं कह रहा हूं फिर भी एक दफा इसको डिटेल डिस्कशन कर लें। इसमें फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ लूप्स हैं, ये नंबर ऑफ लूप्स कुछ बनाई हुई हैं, कुछ नंबर ऑफ लूप्स ये बनाई हुई हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। वो कह रहा है कि इसमें आप ये बताएं कि दोनों कॉइल के दरमियान कौन सा कनेक्शन नहीं है। तो ये कॉइल आपस में इलेक्ट्रिकली नहीं टच में, तो इलेक्ट्रिकली कुछ इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं, द कॉइल्स बट दे आर कनेक्टेड, हाँ इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पैदा होंगी, इन दोनों कॉइल्स के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा होती है, यहाँ पैदा होती है, यहाँ पैदा होती है, वो घूम के इसमें से गुजर रही हैं। तो ये प्राइमरी कॉइल में से अब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो ये मैग्नेटिकली जो है वो आपस में इंटरकनेक्शन है इनका, लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सेमीकंडक्टर सडनली ड्रॉप टू 0, अभी हमने पिछले वाले चार्ट में पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर में नेगेटिव अल्फा होता है, मतलब टेंपरेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने कहा ड्रॉप कर दिया, तो टेंपरेचर डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी? टेंपरेचर सडनली ड्रॉप कम कर दिया तो रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें से करंट ही नहीं गुजरेगा, जब करंट नहीं गुजरेगा तो फिर वो बन जाएगा इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉप लेके हैं तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट फिर यहाँ पर जो है वो आएगा रेजिस्टेंस के अंदर। नेक्स्ट है जी, इफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा, इन सब की सेम वेलोसिटी है, व्हिच ऑफ दीज हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ में से आ गया है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्योंकि मैं वेलोसिटी का देखना है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच कट ओवर एम वी, मोमेंटम। तो यहाँ पर हम जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया वो देखें, तो वेवलेंथ का जो रिलेशन है ना वो मैस के साथ है, क्योंकि वेलोसिटी तो फिक्स हो गई है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेलोसिटी भी, तो मैस के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इनवर्सली टू द मैस। अब जिस बॉडी का मैस ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इन सब में ज्यादा मैस किसका है? इसके ऊपर इसका मैस बहुत सबसे कम, इन दोनों का मैस सेम है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन सेम मैस, इनका मैस सबसे ज्यादा है, 2 प्रोटॉन इसमें होते हैं, इसलिए प्रोटॉन आएगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेव रखेगा अपने अंदर। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस, फोटोसेंसिटिव आ गया तो फोटो का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब लाइट की बात यहाँ पे करनी है हमने। तो यहाँ पे फोटोन, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। उसने कहा है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है। अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो गड़बड़ है सारी उधर हो रही है, यानी न्यूक्लियस में चेंजेस लेके आ रहा है। न्यूक्लियस में मौजूद वो जो प्रोटॉन है उसके साथ जाके जो है हिट करता है, या न्यूट्रॉन के साथ जाके इलेक्ट्रॉन या कोई एनर्जी हिट करती है, हायर एनर्जी, तो न्यूक्लियस के साथ जाके ये काम कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम बात करें तो फोटो इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो लाइट वेव है वो टकराती है इलेक्ट्रॉन के साथ, उसकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस के साथ जाके टकराए, तो वो इलेक्ट्रॉन को फिर इजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो हो सकता है वो वहां से लाइट निकले, हो सकता है वहां से एक्सरेज निकले, तो वहां से वैसे एक्सरेज निकलती क्योंकि इतनी एनर्जी इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये भी न्यूक्लियस की सरफेस पे हो रहा होता है। ठीक है, पेयर इनहेलेशन का प्रोसेस भी न्यूक्लियस की सरफेस पे हो रहा होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ये
जो फिनोमिना है ये हो तो सरफेस पे ही रहा है, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है उसके सरफेस पे आगे जो है वो टच कर रहे हैं फोटॉन्स, लेकिन ये जो फोटॉन्स हैं ये हीट के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो ये लाइट की बात ही हो रही है, यहाँ पर जो काम सारा हो रहा है ये हीट के साथ हो रहा है। तो ये अच्छा, एक और बात उसने कहा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते बल्कि यहां से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो यहां से भी आपको फिर हिंट मिलना चाहिए कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इसका आंसर बनेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, स्टॉपिक पोटेंशियल इज, स्टॉपिक पोटेंशियल कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नहीं जी, वो तो आप हमें काइनेटिक एनर्जी तो जो है वो बाद की जरूरत है, पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा पर्पज है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सम मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नहीं ये भी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। द फोटोन एनर्जी, नहीं ये भी नहीं है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यही हमारा आंसर है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन वैनिश, ये इलेक्ट्रिक करंट को वैनिश करने के लिए यूज होता है, ये डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट की कहता है कि आप बताएं कि क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला इसके लिए होता है Vn इज इक्वल टू V1/n, n तो 1 की बात कर रहा है तो V1 इज इक्वल टू V1/1, तो ये V1 ही आ जाएगा, यानी V1 की कितनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में, तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेनी होती है 2.18 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसको 9 कर ले कंसीडर तो फिर ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट थोरियम 234 और कहता है कि 90 इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोटेक्टिनियम 23491 आफ्टर द इमिशन ऑफ डैश पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल रिलीज होगा, आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होकर 91 हो रहा है, तो यानी एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो टूटा, एक प्रोटॉन बना और एक बना वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया है, ये इजेक्ट हो गया है और प्रोटॉन पीछे न्यूक्लियस के अंदर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज जो है ये बीटा डिके होता है और ये माइनस बीटा डिके, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बीटा डिके हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी आज का आखिरी एमसीक्यू, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम की जो हाफ लाइफ है वो उसने बता दी है, वो है जी 8.7 आवर्स, ठीक है। इसको अगर हम सेकंड में करें क्योंकि यूनिट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा 8.7 क्रॉस 10 की पावर, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 87 क्रॉस 360 आप मल्टीप्लाई करवा लें, 87 360 के साथ करवाएं मल्टीप्लाई बाय 62 और उसके बाद 4 कॉमन आ गया, ये हमारा 3 आ गया, जो भी 3 आर 23 30 24 और 7 31, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3132 और साथ इसके आ जाएगा 10। इसको चेक कर लेना आप लोगों ने, मैंने जल्दी में किया है, साथ ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें अगर हम, तो ये बन जाएगा 3.13 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4, तो 4 10 की पावर आ गई। उसने कहा डिके कांस्टेंट फाइंड करना है, यानी डेल्टा लैम्डा फाइंड करना है हमने, जो कि इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, जो कि 3.13 क्रॉस 10 की पावर 4 है। तो अगर आप ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर लें और 10 की पावर को ऊपर ले जाएं तो ये डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा 6.93 क्रॉस 10 की पावर, लेफ्ट से गया है -1 और ये वाला 10 की पावर -4 ऊपर जाके डिवाइड बाय 3.13। जब सेम डिजिट के बाद पॉइंट हो ना, सेम प्लेस पे हो, तो वो पॉइंट इग्नोर हो जाता है, यानी आप देखें यहाँ पे इससे करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2.2 लगा लो, और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना पीछे जाना है हमने, 5 डिजिट पीछे जाना है, तो 2 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आंसर बनेगा 4 0 1 2 3 4, ये सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, दिस इज आवर राइट आंसर। ये भी तो बन सकता है, यूनिट का फर्क है, लैम्डा का यूनिट जो है ना पर सेकंड होता है, तो ये पर सेकंड, ये फिर हमारा सी ऑप्शन ही बनेगा राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे एमडी कैट 2022 के पास पेपर के एमसीक्यू। अगर आप उसकी समझ आ गई है तो आप हमें सपोर्ट करें, और अगर इसमें कोई भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे 034907811108 ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता करके मुझसे कोई भी किसी भी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट बना के भेज दें,
मैं इंशाल्लाह उसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आप ऑनलाइन एमडी कैट का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर इसमें मुझसे रब्ता करें और मुझसे मजीद हेल्प ले सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए, इसके अलावा एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। इसके अलावा हम थ्योरी को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैंने पहली ऑनलाइन क्लास जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं 20 जुलाई से शुरू करूं ताकि 16 जुलाई तक हमारे पास काफ़ी दिन हो। मेरा प्लान ये है कि मैं उसमें डिस्कस करूंगा तकरीबन 15 चैप्टर्स, और हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज की वीडियो मैं सॉल्व किया करूंगा, और बाकी जो 30 एमसीक्यूज में बच्चों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो खुद सॉल्व करेंगे, और जो उसमें प्रॉब्लम होगी साथ उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। कुछ लाइव सेशंस आप लोगों के साथ होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 2021 के पास पेपर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।